इनकम फ्रॉम सैलरी के प्रैक्टिस वीडियो की श्रृंखला में ये अपना दूसरा वीडियो है। इस एग्जाम्पल में थोड़ी सी लैंग्वेज अलग है, थोड़े से पॉइंट्स अलग हैं। इसी तरीके से मैं एक दो एग्जाम्पल अपने अकॉर्डिंग और आपको समझाऊंगी जिसमें थोड़ी सी अलग अलग चीज़ें होंगी। आपको भी सारे एग्जाम्पल ट्राई करने हैं। यदि मेरे समझाए हुए एग्जाम्पल के अलावा भी किसी एग्जाम्पल में दिक्कत आपको आती है तो मुझे बताना, उसका मैं वीडियो बना के डाल दूँगी। अभी मैं सिर्फ अपने अकॉर्डिंग 2 या 3 एग्जाम्पल आपको समझा रही हूँ यहाँ पे। तो अपना जो दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ ले रही हूँ, इसको हम पढ़ के देखते हैं क्या कहता है एग्जाम्पल। श्री दिनेश 1 जनवरी 2001 को जयपुर में सर्वश्री रामधन के व्यवसाय की शाखा प्रबंधक के रूप में, यानी ये भी अपना एक गैर सरकारी कर्मचारी है, पर यहाँ पे सैलरी दे रखी है आपको वेतनमान में। यहाँ पे आपको वेतनमान के अकॉर्डिंग आपको पैसे से पहले आपको बेसिक सैलरी निकालनी पड़ेगी। वेतन का 10% महंगाई भत्ता दे रखा है। 1500 पर मंथ चिकित्सा भत्ता है जो पूर्णतः कर योग्य है। 3000 रुपये प्रतिमाह सवारी भत्ता भी मिलता है। सवारी भत्ता का अपना नियम है, जितना पैसा हमने खर्च कर दिया होगा उतना कर मुक्त है, शेष राशि हमारी कर योग्य है। रामधन ने 1 जुलाई 2022 में उसे बिना किराए के रहने का मकान दिया। अब यहाँ पे मकान के रहने की जो सुविधा है वो हमें 1 जुलाई 2022 से मिल रही है। तो ध्यान रखना है कि हमें 1 जुलाई 2022 से ही, यानी यहाँ पर अपने को 9 महीने के लिए ही मकान की सुविधा का मूल्य निकालना है। और जो वेतन और भत्ते हम लेंगे वो भी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच की अवधि के जो होंगे उन्हें ही लेंगे। जुलाई 2022 से पहले का कोई भी वेतन या भत्ता नहीं लिया जाएगा। इस मकान का उचित किराया मतलब मकान मालिक ने स्वयं का मकान आपको किराए पर दिया है। यानी अपन क्या देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे जनसंख्या। ये चूँकि जयपुर का रहने वाला है तो जयपुर की जनसंख्या प्रश्न में दे रखी हो चाहे ना दे रखी हो, जयपुर की जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है। यानी इस स्थिति में हम यहाँ पे निकालेंगे 15% ऑफ सैलरी, हमारी सुविधा का मूल्य होगा। इसके आगे कह रखा है कि आपने इस मकान में निम्न व्यय भी किए हैं। रिपेयर से हमें कोई मतलब नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी बिल और वाटर बिल, इन बिलों को यदि आपने चुकाया है तो ये अपना व्यक्तिगत दायित्वों का भुगतान है और ये सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य है। व्यक्तिगत दायित्व भुगतान सभी कर्मचारियों के लिए पूर्णतः कर योग्य है। टेलीफोन बिल हमारे पूर्णतः कर मुक्त होते हैं, इसको इनकम में शामिल नहीं करेंगे। अक्टूबर 2022 को सवारी भत्ता बंद कर दिया गया। ये जो सवारी भत्ता था हमारा 3000 रुपये का, ये हमें 1 अक्टूबर 2022 तक ही मिला है। यानी अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हमें सिर्फ 6 महीने के लिए मिला है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये ध्यान रखना है कि ये भत्ता हमें सिर्फ 6 महीने के लिए ही मिला है। फिर भत्ता आपको बंद कर दिया गया और 1.6 लीटर क्षमता की आपको कार दे दी सुविधा के लिए। यानी जो कार की सुविधा है, ये कार की सुविधा भी हमको सॉल्व करनी है सिर्फ 6 मंथ्स के लिए। तो 6 महीने के लिए सवारी भत्ता सॉल्व करना है और 6 महीने के लिए हमको कार की सुविधा हल करनी है। रामधन ने उन्हें 1 नवंबर 2022 को 7000 रुपये की एक वस्तु निःशुल्क उपहार के रूप में दी। स्वयं द्वारा उत्पादित माल 10,000 रुपये का चार्ज 6,000 रुपये में दिया। तो वस्तु का अपना नियम यह है कि वस्तु आपको उपहार में दी है तो 5,000 रुपये तक कर मुक्त है, शेष राशि हमारी कर योग्य है। और स्वयं द्वारा उत्पादित जो मूल्य है 10,000 रुपये का 6,000 रुपये में आपको बेचा है तो 4,000 रुपये जो भी डिफरेंस अमाउंट है, यानी 10,000 माइनस 6,000 जो 4,000 रुपये की एक्सेस अमाउंट है ये हमारी हो जाएगी यहाँ पर टैक्सेबल। रामधन वह वेतन का 14.5% एक प्रमाणित भविष्य निधि में अंशदान जमा कराते हैं। यानी RPF में जो नियोक्ता का अंशदान है वो 14.5% है। अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स, नियम अनुसार वेतन, कमीशन ऑन सेल्स और कंडीशनल DA के 12% तक कर मुक्त होता है। तो हम 12% जो भी होगा उसको घटा देंगे, शेष राशि हमारी कर योग्य होगी। गत वर्ष में उसके भविष्य निधि खाते में ब्याज मिला है हमें 12% की रेट से 1250 रुपये। यहाँ अपना नियम है कि RPF में जमा राशि पर ब्याज 9.5% तक कर मुक्त है, शेष राशि आपकी कर योग्य है। चूँकि दर यहाँ पे 9.5% से ज़्यादा है तो यहाँ भी हम कर मुक्त राशि और कर योग्य राशि की गणना करेंगे। 22, 23, 24 में उसके वेतन की कर योग्य आय पुरानी और नई दोनों करों से आपको निकालना है, यह मानते हुए कि उन्होंने सवारी भत्ते की कोई भी राशि कार्यालय के लिए व्यय नहीं की है। यहाँ पे एक चीज़ और दे रखी है कि सवारी भत्ते की कोई भी राशि खर्च नहीं करी है। इसका मतलब जो हमारा सवारी भत्ता है वो क्या हो जाएगा, हमारा पूर्णतः कर योग्य हो जाएगा, क्योंकि आपने कुछ भी पैसा यहाँ पे खर्च नहीं किया है। अब पूरे प्रश्न में ये गैर सरकारी कर्मचारी है और कहीं भी लिखा हुआ नहीं है कि इसका वेतन
अगले माह की पहली तारीख को दे होगा, यानी यहाँ भी हमारा जो प्रीवियस ईयर होगा वो हो जाएगा फ्रॉम 1 अप्रैल 22 टू 31 मार्च 23। इस अवधि के बीच का ही हमको सारी सूचनाएं हल करनी है। तो चूंकि यहाँ पे वेतनमान है तो सबसे पहले अपन बनाएंगे यहाँ पे सैलरी चार्ट। इस नौकरी शुरू की है जनवरी 2021 से, यानी जनवरी 2021 से इसका पहला साल पूरा होगा 31 दिसंबर 2021, जब वेतन था इसका 7,000 रुपये। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 हमारी सैलरी 500 रुपये से बढ़ जाएगी, तो सैलरी हो जाएगी हमारी 7,500 रुपये। 1 जनवरी 2023 से 31 दिसंबर 2023 हमारी सैलरी फिर बढ़ जाएगी 500 रुपये, तो अब कितनी हो जाएगी हमारी 8,000 पर मंथ। चूँकि हमें 31 मार्च 2023 तक के लिए निकालना है, सैलरी चार्ट हमारा दिसंबर 2023 तक का बन गया है, तो हमें आगे और सैलरी चार्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम देखेंगे 1 अप्रैल 2022 इस सैलरी चार्ट में कहाँ आ रहा है। 1 अप्रैल 2022 हमारा इसमें जनवरी 2022 से मार्च 2022 के बीच में आएगा, जहाँ पे सैलरी कितनी है हमारी 7,500 रुपये। कब तक है? 31 दिसंबर 2022 तक। इसका मतलब अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर 9 महीने के लिए सैलरी आ जाएगी हमारी 7,500। जनवरी फरवरी मार्च 23 ये अपना इसके अंदर आएगा, जहाँ पे सैलरी है हमारी 8,000, तो 3 महीने की सैलरी आ जाएगी हमारी यहाँ पर 8,000 रुपये। ये निकल जाएगी हमारी बेसिक सैलरी। डीए हमें दे रखा है सैलरी का 10%, जो भी सैलरी निकलेगी उसका 10% निकाल लेंगे। मेडिकल अलाउंस यहाँ पे पूर्णतः कर योग्य है, वो हमारा आ जाएगा 12 महीने के लिए। कन्वेंस अलाउंस यहाँ पे 6 महीने के लिए आएगा और पूर्णतः कर योग्य होगा, क्योंकि कोई भी राशि हमने यहाँ पे खर्च नहीं करी है। 1 जुलाई 2 ये सब हमने वर्किंग नोट्स के पार्ट से जो मैं समझा रही हूँ, ये सब हमारे वर्किंग नोट के पार्ट है, पर पहले मैं वर्किंग नोट समझा रही हूँ, फिर हम प्रश्न को हल करेंगे। आपके लिए ईजी रहेगा कि 1 बाय 1 आप वर्किंग नोट में एक पॉइंट सॉल्व करते रहना और मेन उसमें कॉपी में करते रहना। पर चूँकि मेरा बार बार मैं पढ़ना इसमें आपको स्क्रॉल करना पड़ेगा, तो मैं पहले आपको वर्किंग नोट समझा देती हूँ, फिर इकट्ठा मैं आपको सॉल्व करके समझा दूँगी। आपको जो ईजी लगे आप उस तरीके से सॉल्व करने ना। एग्जाम में सॉल्व करते समय आपको एक पूरा पन्ना फेयर क्वेश्चन के लिए रखना है, उसके नीचे आपको वर्किंग नोट बनाना है, तो आप एक अपने अकॉर्डिंग पन्ना गैप छोड़ के वर्किंग नोट 1 पॉइंट सॉल्व करते रहना और मेन क्वेश्चन में उसको पुट करते जाना, जो भी आंसर आपका निकलता जाएगा। रामधन ने जुलाई 2022 को बिना किराए के रहने का मकान दिया है। इस मकान का उचित किराया 12,000 रुपये है। तो अपन यहाँ पे चूँकि जनसंख्या देखेंगे, जनसंख्या 25 लाख से ज़्यादा है जयपुर की, इसका मतलब यहाँ पे अपनी सुविधा का मूल्य निकल जाएगा 15% ऑफ सैलरी। सैलरी में आ जाएगी हमारी बेसिक सैलरी जो हमने निकाली है। डीए के लिए यहाँ पे कहीं कोई सूचना नहीं है, पीएफ निकालते समय भी डीए शामिल नहीं किया गया है, तो यहाँ पे डीए शामिल नहीं होगा। यहाँ पर आ जाएगा हमारा चिकित्सा भत्ता और आ जाएगा हमारा यहाँ पे सवारी भत्ता। बस ये ध्यान रखना है कि ये जो सैलरी आएगी ये अपनी सैलरी आएगी 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक की। चूँकि सुविधा आपको जुलाई 2022 से दी गई है, तो यहाँ वेतन भी हमें 1 जुलाई 2022 से 31 मार्च 2023 तक का लेना है। चूँकि यहाँ पे जो हमारा सवारी भत्ता है, ये जो सवारी कन्वेंस अलाउंस जो था हमारा, उसकी अवधि हमारी दे रखी थी। यहाँ पर जो कन्वेंस अलाउंस की अवधि है हमारी 1 अप्रैल 2022 से 30 सितंबर 2022। तो चूँकि हम जुलाई से शुरू कर रहे हैं, तो कन्वेंस अलाउंस जो आएगा वो अपना सिर्फ 3 महीने का आएगा। हम पहले सैलरी निकाल लें, तो यहाँ पे आपकी 9 मंथ्स की सैलरी 7,500, तो टोटल सैलरी आपकी दोनों मिला के आ रही है 91,500। डी अपना आ जाएगा 9150, मेडिकल अलाउंस अपना आ जाएगा 18,000, कन्वेंस अलाउंस अपना आ जाएगा 18,000। तो यहाँ जब हम सॉल्व करेंगे तो हमें सूचनाएं चाहिए 9 महीने की, तो सैलरी 9 महीने की जो आएगी उसको अपन सॉल्व करेंगे। जैसे ये सैलरी भी हमारी पहले 3 महीने की सैलरी आपको हटा देनी है, अप्रैल मई जून 3 महीने की सैलरी अपन हटा देंगे, तो यहाँ पे सैलरी आएगी हमारी 6 महीने के लिए 7,500 प्लस 3 महीने के लिए 8,000। इसमें प्लस कर देंगे हम 9 महीने के लिए मेडिकल अलाउंस यानी 1,500 रुपये। कन्वेंस अलाउंस चूँकि यहाँ पे शुरू के 6 महीने का है, शुरू के 6 महीने में से पहले 3 महीने चूँकि हमको यहाँ पे सुविधा नहीं मिली है किराए का मकान शुरू हुआ है जुलाई से। अप्रैल मई जून में हमें सवारी भत्ता तो मिल रहा है, लेकिन मकान की सुविधा नहीं है, तो यहाँ पे सवारी भत्ता हमारा सिर्फ आखिरी के 3 महीने का आएगा, तो यहाँ पे 3,000 × 3 ही लिया जाएगा।
ये हमें ध्यान रखना है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे सवारी भत्ता हमें जो मिल रहा है, मतलब इसको मैं समझाऊँ तो यहाँ पे कन्वेंस अलाउंस जो हमें मिल रहा है वो हमें मिला है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर का। जबकि हमें जो मकान की फैसिलिटी है, जो रेंट फ्री हाउस फैसिलिटी है, वो हमें मिल रही है यहाँ से जुलाई से। ये हमारी जुलाई से शुरू हुई है, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर एंड सो ऑन। अपन यहाँ पे देखें तो इन 3 महीने पे हमको मकान की सुविधा नहीं है, तो इन 3 महीने का कन्वेंस अलाउंस नहीं लिया जाएगा। सिर्फ ये 3 महीने का कन्वेंस अलाउंस ही मिलेंगे, क्योंकि 3 महीने ही हमको मकान की सुविधा शुरू हो रही है हमारी जुलाई से, इस वजह से। सेम इसी तरीके से जब हम सैलरी सॉल्व करेंगे तो सैलरी भी हमारे सेम ऐसे देखेंगे कि जो बेसिक सैलरी है वो है हमारी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो यहाँ पे सैलरी हमारी 7,500 है शुरू के मंथ्स में। उसके बाद शुरू के 9 महीने तक सैलरी हमारी ये है। तो इसमें जो पहले 3 महीने की सैलरी है ये नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमें मकान की सुविधा मिल रही है जुलाई 2022। तो सैलरी भी हमारी जो आएगी पहले 6 महीने आ जाएगी 7,500 रुपये और आखिरी के 3 महीने आ जाएगी 8,000। इस तरीके से हमें 9 महीने का सूचना यहाँ पर निकालनी है। तो इस तरीके से सैलरी निकलेगी हमारी 6 महीने के लिए 7,500, 3 महीने के लिए 8,000, ये पूरा 9 महीने के लिए आ जाएगा और ये सिर्फ 3 महीने के लिए आएगा। इसका अपन निकाल देंगे 15%, तो जो हमारा निकल जाएगा 13,725 रुपये। इस पॉइंट को वापस एक बार समझ के देखिएगा, फिर भी आपको वापस दिक्कत आए तो मुझसे पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट सूचना है आपकी मकान के बाद। इसमें आपके बता दिया था मैंने आपको, इसमें जो आपकी बिजली और पानी के बिल हैं ये व्यक्तिगत दायित्वों का भुगतान है, सभी कर्मचारियों के लिए कर योग्य होगा। इसको आप इनकम में जोड़ के दिखा देंगे। ये राशि है आपकी 550, 350 एंड 200। 1 अक्टूबर को आपका सवारी भत्ता बंद कर दिया गया। कार की सुविधा दी गई है। कार की सुविधा से हल करने से पहले अपन देखेंगे कि विशिष्ट कर्मचारी है या नहीं है। तो हम यहाँ पे देखें तो हमारी बेसिक सैलरी आ रही है 91,500। 9150 हमारा DA है। 36,000 के अलाउंसेज हैं। इस राशि को हम जोड़ के इसमें से 50,000 लेस करेंगे तो ये हमारा मोर देन 50,000 आ रहा है। इट मीन्स ये हमारा विशिष्ट कर्मचारी है। विशिष्ट कर्मचारी है तो हमारी कार यहाँ पे हो जाएगी कर योग्य। कार को निकालेंगे कैसे अपन? यहाँ पे कार फैसिलिटी सॉल्व करेंगे तो कार फैसिलिटी यहाँ पर आ जाएगी हमारी वही 6 महीने की। क्यों? क्योंकि आपको ये 1 अक्टूबर से मिली है, तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपको 6 महीने के लिए ही निकालनी है यहाँ पे कार की सुविधा। कार की क्षमता 1.6 लीटर की है। ऑफिस और पर्सनल दोनों यूज़ के लिए काम में ला रही है, मतलब हम टेबल से सॉल्व करेंगे। ड्राइवर के साथ मिला है, यानी हमको 900 रुपीज़ ही जोड़ के दिखाना है। समस्त व्यय नियोक्ता वहन करता है, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 1800 प्लस 900 यानी 2700 पर मंथ आ जाएगा 6 महीने के लिए कार की सुविधा। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दे रखा है PF में अंशदान। PF में अंशदान है अपना 14.5%। मैंने आपको बताया था 12.5% तक कर मुक्त है, शेष राशि कर योग्य है। तो ये अपन निकालेंगे। बेसिक सैलरी है आपकी 91,500, इसका हम निकालेंगे 14.5%। इसमें से लेस कर देंगे 91,500 का 12%। बाकी राशि जो निकलेगी वो हमारी कर योग्य है। इंटरेस्ट हम सॉल्व करेंगे तो चूँकि हमारी इंटरेस्ट की रेट 9.5% से ज़्यादा है तो हम कर मुक्त राशि कैसे निकालेंगे? यहाँ पे टैक्स फ्री राशि आपको निकालनी है तो निकालेंगे ब्याज की राशि 1250 डिवाइडेड बाय ब्याज की रेट 12.5 इंटू 9.5। जो राशि निकलेगी ये अपनी एग्जेम्प्ट है, शेष राशि हमारी कर योग्य है, तो ये निकल जाएगी 950 रुपये। अब हम प्रश्न हल कर लेते हैं दोनों विधियों से। तो सबसे पहले यहाँ पर आ जाएगी हमारी बेसिक सैलरी। बेसिक सैलरी चूँकि हमने सैलरी चार्ट से बनाई थी तो ये हमारी निकल जाएगी। पहले 9 मंथ्स हमारी सैलरी आ रही है 7,500 प्लस लास्ट के 3 महीने सैलरी हमारी है 8,000 रुपये, तो टोटल सैलरी हमारी आ रही थी 91,500। DA हमारी सैलरी का 10% है, 10% और बेसिक सैलरी दिया हुआ है तो ये हमारा आ जाएगा 9150। थर्ड अपना आ जाएगा मेडिकल अलाउंस जो दे रखा था आपको 1,500 पर मंथ, ये आ जाएगा यहाँ पर हमारा 18,000। फिर था हमारा कन्वेंस अलाउंस। कन्वेंस अलाउंस हमें मिला था
केवल 6 महीने के लिए, आपने कोई भी राशि खर्च नहीं की है, तो ये टैक्सेबल हो जाएगा पूरी तरीके से। ये अपना आ जाएगा 6 महीने के लिए 18,000 रुपीज़। इसके बाद हम निकाल लेंगे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हमने अभी सॉल्व किया था, जो था हमारा 15% ऑफ सैलरी। तो सैलरी में अपना था 91,500। इस बाद नेक्स्ट निकालेंगे हम रेंट फ्री अकोमोडेशन, जो हमने यहीं सॉल्व किया था। रेंट फ्री अकोमोडेशन की हमारी जो फैसिलिटी की वैल्यू आ रही थी 13,725 रुपीज़। यहाँ आ जाएगा 13,725 रुपीज़। दोनों स्थितियों में हमारी सेम राशि आ जाएगी। इसके बाद बिजली और पानी के बिलों का भुगतान, पेमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल्स, ये पूर्णतः कर योग्य है सभी कर्मचारियों के लिए। ये अपने आ जाएंगे 550 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट अपना आ जाएगा कार फैसिलिटी, जो भी हमारी 6 महीने की थी। 1800 प्लस 900 2700 इंटू 6, ये आ जाएगी हमारी 16,200। इसके बाद आपको एक गिफ्ट दिया गया है। गिफ्ट था हमारा यहाँ पर 7,000 रुपीज़ का। 5,000 इसमें अपना एग्जेम्प्ट है, जो एक्सेस अमाउंट है वो अपनी हो जाएगी यहाँ पे टैक्सेबल। एक आपको ओन प्रोडक्ट जो सेल किया था, वो आपको प्रोडक्ट था 10,000 का, आपको दिया है 6,000 में, तो जो 4,000 कंसेशन रेट है ये आपकी हो जाएगी यहाँ पर कर योग्य। इसके बाद हम निकाल देंगे एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन। इन आरपीएफ, ये हमारा है 14.5% ऑफ सैलरी। इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जेम्पशन, जो हो जाएगा हमारा 12% ऑफ सैलरी। और सैलरी है कितनी हमारी 91,500। तो इसका जो डिफरेंस निकलेगा हमारा वो निकल जाएगा 2288। सेम ऐसे हम इंटरेस्ट ऑन आरपीएफ निकाल लेंगे। राशि मिली है हमें 1,250 रुपये। इसमें से लेस कर देंगे हम एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन हमने निकाल लिया था ऊपर, 1,250 डिवाइड बाई 12.5 इंटू 9.5, यानी 950 हमारा एग्जेम्प्ट है। बाकी राशि हमारी कर योग्य है 300 रुपीज़। इन सबको जोड़ देंगे तो ये निकल जाएगी हमारी ग्रॉस सैलरी 1,75,713। दोनों स्थितियों में सेम आ रही है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी भत्ता ऐसा नहीं था जो हमारा कर मुक्त हो। क्योंकि दोनों भत्ते ही कर योग्य थे, तो इसमें दोनों राशि सैलरी अपनी सेम आ जाएगी। इसके बाद इसमें से हम, चूँकि हमको नेट सैलरी निकालनी, तो इसमें लेस कर देंगे हम डिडक्शन। डिडक्शन है यहाँ पे मिल जाएगा 50,000 का। यहाँ पे हमें डिडक्शन कुछ भी नहीं मिलेगा, क्योंकि नई कर की दरें हैं। तो जो नेट सैलरी है हमारी, नेट टैक्सेबल सैलरी, ओल्ड स्कीम में आ जाएगी 1,25,713 की, और न्यू स्कीम में आ जाएगी 175,713 की। तो ये तरीका है आपको सॉल्व करने का। इससे मेन की जो की फीचर्स हैं जो आपको ध्यान रखने वो रखने हैं कि यदि आपको अवधि पूरे साल भर ना मिलके कुछ निश्चित अवधि के लिए कोई भत्ता या सुविधा मिली है, तो ध्यान रखना है आपको उतने महीनों के सॉल्व करते समय उससे संबंधित वेतन और भत्ते या अन्य सूचनाएं उसी अकॉर्डिंग लेनी है कि उस अवधि के दौरान आपको कितना भत्ता मिला है या फिर कितना वेतन आपको मिला है। जैसे इस पॉइंट में आपको रेंट फ्री अकोमोडेशन निकालते समय ध्यान रखना है कि कन्वेंस अलाउंस कौन कौन सा लिया जाएगा और वेतन आपको कब से कब तक का लिया जाएगा। तो इस एग्जाम्पल की अभी आप प्रैक्टिस करके देखिएगा। कोई दिक्कत आती है इसको देखने के बाद भी तो फिर मुझसे पूछिएगा। आज के लिए इतना ही।